नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास के इस 17वें दिन की क्लास में। और हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज आपका मुगल साम्राज्य। जी हाँ, मुगल साम्राज्य का ये पहला पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे 2 पार्ट और मिलेंगे आपको, जिसमें मुगल साम्राज्य के सारे राजाओं के और सारे मुगलों जो साम्राज्य थे, उन साम्राज्य के जो सम्राट थे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पर यहाँ पे हम क्यूज सेक्शन लेकर आए हैं आज आपके लिए मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो ज्योग्राफी का मॉर्निंग में आज आपको वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए नहीं जा पाया है। ठीक है, तो यूट्यूब के जरिए तो नोटिफिकेशन नहीं गया, पर आप को मैंने टाइमिंग बता दिया है कि रोज सुबह 10 बजे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का शाम को 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में वीडियो अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखें। इसका पीडीएफ जो है हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे एजुकेशन की 86 को सर्च कीजिएगा। वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भी जाए तो आपको वीडियो आप तक पहुँच जाए और इसका पीडीएफ भी पहुँच जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्यूज़ को। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। चलिए, तो आज का पहला सवाल है जीटी रोड। जी हाँ, जीटी रोड किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है अकबर, सम्राट अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। ये देखिए समुद्र लिखा गया यहाँ पे, समुद्रगुप्त है ये। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में 2003 में पूछा गया है, एमटीएस के 2002 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था अपने शासनकाल में सन 1542 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सड़क को सड़के आजम भी कहा जाता है। सड़के आजम के नाम से भी उस समय जाना जाता था और ये बादशाही सड़क भी कहा जाता था के नाम से जाना जाता था। और लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था। लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे? तो ये अंग्रेज थे। तो इन्होंने कहा था इसको, किसको? सड़के आजम को क्या कहा था? तो जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था इसको। ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का एक जीटी रोड जो है एक हिस्सा है। तो जो भारत सरकार के द्वारा सड़क परियोजना चालू की गई है, उस योजना के तहत इसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई इन सभी टॉपिक्स पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब आते हैं बाबर के ऊपर, क्योंकि बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का क्या था? तो संस्थापक था। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने दिल्ली की सल्तनत को अपने कब्जे में लिया था। तो यहाँ पे बाबर की अपनी इच्छा से उनका शव कहाँ दफनाया गया था? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। उनकी इच्छा थी कि उनका जो शव है वो अफगानिस्तान यानी कि उसकी राजधानी काबुल में दफनाया जाए। तो 2 ऐसे राजा हुए थे जिनका जो शव है वो भारत से बाहर दफनाया गया था। 2 ऐसे मुगल शासक थे। तो एक तो मैंने बता दिया है, वो बाबर हैं, और दूसरा का नाम आपको नीचे कमेंट करना है। उसका आंसर भी मैं दूंगा लास्ट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो क्यूज सेक्शन नंबर 16 था, ठीक है, तो उसका वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाबर के बारे में बताई गई थी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि बाबर की अपनी जो इच्छा थी, उसका शव था दफनाया गया था काबुल में, और इनकी मृत्यु हुई थी कब दोस्तों? तो 1530 के ईस्वी में। जी हाँ, पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। याद रखिएगा, आगरा के आराम बाग में, है ना, आराम बाग में इसको दफनाया गया था। उसके बाद वहाँ से फिर पुनः इनको काबुल ले गया गया, इनकी शव को, कि वहाँ पे इनकी जो अंतिम इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए। तो इसमें काबुल के बाबर बगीचे में इनको दफनाया गया, जो कि आराम बाग के नाम से वो भी जाना जाता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं नामा की रचना किसने की? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा जो रचना थी वो गुलबदन बेगम ने किया था। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आपके एग्जाम सीजीएल में, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो हुमायूं नामा जो रचना कब हुई थी ये भी बता दें आपको। ये देखिए, हुमायूं नामा रचना जो हुई थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने किया था। और यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित की गई थी। उससे पहले आपको बता दें कि भाग 1 में बाबर का इतिहास और दूसरे में हुमायूं की जीवनी का एक शासन काल के बारे में उल्लेख किया गया था। और इस पुस्तक में हुमायूं को बहुत ही विनम्र और नेक स्वभाव का राजा बताया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बन सकता है एग्जाम में। गुलबदन कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? तो उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CHSL, CGL और RRB NTPC में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो नोट कर लीजिएगा, हुमायूं, ठीक है। चलिए, और ये बता दें कब से कब तक? तो ये 1526 से 1530 तक ये थे बाबर। और उसके बाद जब हुमायूं बने थे तो 1530 से 1540 तक ही इनका शासनकाल था, ठीक है। और जो उसके बाद फिर से हुमायूं का शासनकाल कब आया? क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी ने इन पे विजय हासिल कर ली थी। और 1555 से लेकर 1556 तक का शासनकाल, 1 साल तक ही शासन कर पाए थे जब ये शासन में आए थे, 1556 तक। उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर, और यही इसके पहले शासक भी बने थे। तो बाबर आंसर है यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1526 में ये इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया था इन्होंने। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आप भी इसको लिखते रहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, एटलीस्ट उतने से ही आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला सवाल, शेरशाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो देखिए, ये जो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने, जी हाँ, शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में, नोट कीजिएगा इसको, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया, अपने चैनल पे दिया हुआ है, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने कि कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ है, ठीक है। पर आप उस वीडियो को देखने से पहले इसका क्वेश्चन आंसर जान लीजिए। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, आंसर है यहाँ पे बी, चौसा का युद्ध। इसमें 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और गौड़ पर अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। उसके बाद 1540 ईस्वी में पुनः शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज, यानी कि जिसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध जानते हैं, वो युद्ध हुआ। और हुमायूं की हार के उपरांत दिल्ली में शेरशाह सूरी ने कब्जा किया था। तो चौसा का युद्ध में इन्होंने गौड़ पर कब्जा किया, याद रखिएगा। और जब 1540 ईस्वी में फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ तो वो कन्नौज का युद्ध था, याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध था। और इस युद्ध में भी हुमायूं हार चुके थे और शेरशाह सूरी ने फिर उस समय दिल्ली पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। याद रहेगा, गौड़ और दिल्ली 1539 और 1540 में। तो जो शेरशाह सूरी थे वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाएं, तो वो सड़क कहाँ से कहाँ तक बना? तो कलकत्ता से लेकर, याद रखिएगा, कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक ये रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपके चाहिए मुझे। तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो यार वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 4000 5000 में व्यू लेकर क्या करूंगा जब आप लोग को फ़ायदा नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि जो इससे जो पहले मैंने जियोग्राफी का वीडियो डाला है उस वीडियो
को तो आप तक पहुंच ही नहीं पाया है और बहुत कम लोगों ने देखा है और ना ही वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं लोग कुछ। ठीक है, आंसर एटलीस्ट कमेंट कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो नोट कीजिएगा, इट्स डी, इब्राहिम लोदी। और ये पानीपत का पहला युद्ध था जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रहेगा। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा कि निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों की इस्तेमाल किया है? मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ना है आपको दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन है, देखिए, बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह या अकबर। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था दोस्तों बाबर ने। जी हाँ, जो मुगल काल था, मुगल साम्राज्य का जो काल था, इसे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CGL 2002 में, 2007 में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है। अगला सवाल, बाबर का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो बाबर का जन्म हुआ था दोस्तों सन 1483 में। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हुमायूं 1526 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन है नंद, मुगल, मौर्य या हर्यक। तो आंसर है दोस्तों मुगल साम्राज्य, क्योंकि ये बाबर के उत्तराधिकारी थे। और देखिए 1526 से लेकर हुमायूं नहीं थे। ठीक है, 1526 में तो बाबर आए थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे तो कुछ गलत है। ठीक है, और कुछ गलत क्या है यहाँ पे, बस ये बताया हुमायूं लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पे मुगल लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, मुगल जो थे, मुगल का साम्राज्य जो था वो 1526 से 1540 तक का मुगल साम्राज्य का ही था। बीच में 1539 और 40 है ना, ये 1539 और 40 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था इन लोगों पे और वो दिल्ली की गद्दी पर भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बाबर 1526 से लेकर 1530 किस वंश का शासक था? तो मुगल शासक था ये भी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हुमायूं का जन्म हुआ था जी हाँ 1508 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और ये SSC CGL में और LDC में DEO के एग्जाम में पूछा गया है। इनके पिता का नाम बाबर है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो कि हैं, और वो माता का नाम था माहम बेगम। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो 1530 से 1540 के शासनकाल में फिर शेरशाह सूरी से युद्ध करके वो अपनी गद्दी हार चुका था और 15 वर्ष तक भारत से वो बाहर रह चुके थे। और इनकी सेना को इकट्ठा करने में 1556 में इन्होंने फिर से दिल्ली पे कब्जा किया था, पर उस समय शेरशाह सूरी से युद्ध नहीं हुआ था जब ये दिल्ली आए थे। तो ठीक है, उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और शेरशाह सूरी दिल्ली पे नहीं थे, उनके दूसरे उत्तराधिकारी थे और उनको वहाँ पे फिर 1556 में हुमायूं का यहाँ पे फिर से शासन चला दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल 1555 और 56 में। ठीक है, याद रखिएगा, किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा? तो बाबर ने लड़ा था, ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक काल के समकालीन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है दोस्तों अकबर। नोट कर लीजिएगा, रामचरितमानस के लेखक जो थे तुलसीदास, वो अवधी भाषा, जी हाँ, वो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास मुगल सम्राट महान अकबर के समकालीन थे और रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान भी रखता है अपना।
ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस किला को दक्कन की कुंजी का नाम से भी जाना जाता है? दक्कन की कुंजी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सेकेंडरी में पूछा गया है, ऑफिसर ग्रेड में। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी असीरगढ़, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी असीरगढ़। दक्कन की कुंजी किसे कहते हैं? तो असीरगढ़ को कहते हैं। अब असीरगढ़ का किला जो है वो अहिर राजवंश, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये उस समय अब हिंदू शासकों का भी वर्चस्व धीरे धीरे आने लगा था। जी हाँ, अहिर राजवंश के एक राजा थे, राजा अहिर ने बनाया था असीरगढ़ के नाम से ये, और ये मध्य प्रदेश में जगह पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आता है ये जगह, और बुरहानपुर के में स्थित एक गांव है जो कि उत्तर दिशा में सतपुड़ा की पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से लगभग 750 फुट ऊंचाई पर स्थित है। इससे बड़े दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण भारत का दरवाजा। तो असीरगढ़ जो है वो दक्षिण भारत का दरवाजा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शासक निरक्षर था, यानी कि अनपढ़ था? तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी अकबर। वैसे अनपढ़ तो बाबर भी थे, ठीक है, पर यहाँ पे जो अकबर थे वो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। इनफैक्ट उनकी जो कोई भी संदेश आते थे तो वो उनके मंत्रीगण के द्वारा पढ़े जाते थे, और उस समय फारसी भाषाओं का सबसे ज़्यादा उल्लेख था। और 13 वर्ष की उम्र में ही एक्चुअली जो मुगल सम्राट थे अकबर, वो सम्राट बन चुके थे, और इस कारण से वो अपनी शिक्षा को परिपूर्ण नहीं कर पाए, और वो निरक्षर का शासक एक बने रह गए, जिसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, फिर भी इतिहास में सबसे महान शासक के रूप में उन्हें जाना जाता है। किसको? तो अकबर को। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? चलिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप, मैंने बोला ना कि उस समय हिंदू शासक जो थे वो थोड़ा अपने जोशो खरोश में आ रहे थे, और इनका युद्ध हुआ था अकबर के साथ। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, नोट कर लीजिएगा। आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? तो हल्दी घाटी का। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में अकबर की ओर से आसफ खान और मान सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ था। एक्चुअली उस समय माना जाता है कि इस युद्ध ने अकबर की जीत हुई थी, और ना ही महाराणा प्रताप की हार हुई थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात की और स्वीकार नहीं की एवं युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की लड़ाई छापेमार या गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ना तो यहाँ पे कोई समझौता हुआ इन दोनों के बीच, और ना ही कोई इसमें से हारा। अकबर भी बहुत प्रभावशाली शासक थे, और महाराणा प्रताप भी। तो इन दोनों का युद्ध में कोई ना तो संधि हुआ, ना ही कोई किसी की हार हुई, ना ही किसी की विजय हुई। ठीक है, और इनको उस समय गुरिल्ला योद्धा के नाम से भी जाना गया। किनको? तो महाराणा प्रताप को। चलिए अगला सवाल, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खान। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। ठीक है, ये 1575 ईस्वी में बना है। देखिए डेटा में जो देता हूँ यहाँ से, इस चीज़ को नोट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में आने के लिए। और ये फतेहपुर सीकरी से इबादत खाना, जो कि विचार आपस में बांटते थे और वो समस्याएं समाधान भी करते थे, इसका विकल्प खोजते थे कि यह सभी धर्मों के लिए खुला रहता है। जी हाँ, ये 1575 में है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय अकबर का शासनकाल था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में बना था इबादत खान, और ये जो था इसमें सबसे ज़्यादा, ये 1575 ईस्वी में बना, याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा विचार आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते थे।
ठीक है, एक दूसरे से बैठकर बातें होती थी और हर किसी के समस्याओं का समाधान होता था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान होता हो। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 20। मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था, तो ये क्या था? तो ये था दोस्तों सेना का संगठन, जिसे हम लोग आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अभी उसे हम लोग सेना का संगठन कहते हैं। तो ये मीर बख्शी जो था ये मुगल साम्राज्य का सेना संगठन था, यानी कि मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में सैनिकों के प्रमुख मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था ये शख्स, और सेना के सभी पदों पर नियुक्तियों के लिए मीर बख्शी के द्वारा ही होती थी, एवं साथ ही साथ सैनिकों के वेतन, प्रशिक्षण, घोड़े दागने, जिम्मेदारी का निर्वाह मीर बख्शी के द्वारा ही किया जाता था। और इनफैक्ट उस समय बता दें आपको कि अकबर के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि मनसबदारी प्रथा, ठीक है, और उसके होने से मीर बख्शी का योगदान और भी महत्वपूर्ण बना हुआ था। तो अकबर के शासनकाल में थे मीर बख्शी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट उन मेरे भाई बंधुओं तक जो कि तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी की। उन सब के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आज हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।